कहते हैं हमारा घर व परिवार वो नींव है जिस पर हम खुद का निर्माण करते हैं। यानी घर व परिवार वो चीज़ हो जाती है, वो बुनियादी चीज़ हो जाती है जिसके आगे जा कर के हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उतार चढ़ाव में यही लोग, यही परिवार, यही घर हमारा साथ देता है और तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं। नमस्कार, मैं ज़रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रोग्राम घर परिवार में और हमेशा की तरह हाजिर हैं हम सब एक नए विषय के साथ जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ होगा। दर्शकों, आप सबको बता दें कि अगर आप एक महिला हैं या आप प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, तो आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है वो ख़ास आपके लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर के है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा आज का विषय। और दर्शकों, हमारा आज का विषय है महिला सुरक्षा वन स्टॉप सेंटर योजना। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाएं वो शख्सियत होती हैं जो परिवार का निर्माण करती हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है परोक्ष रूप से महिलाएं वो हैं जो इस समाज का और कहीं ना कहीं पूरे देश का भी निर्माण करती हैं। और ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि देश की हर एक महिला सशक्त हो और सुरक्षित भी हो। और ऐसे में संकट मोचन की तरह काम करती है वन स्टॉप सेंटर योजना। क्या है ये योजना, किस तरह से ये महिलाओं से जुड़ी है, किस तरह से आप इसकी मदद ले सकते हैं, किन किन पहलुओं पर ये योजना काम करती है, इन सब पहलुओं पर, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी आज की एक्सपर्ट अर्चना सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप मैनेजर हैं वन स्टॉप सेंटर लखनऊ की। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर लखनऊ की इंचार्ज हूँ, जो कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। और अभी आपको बताया गया कि सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है। मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूँगी, जो हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको ये कि सखी वन स्टॉप सेंटर, जैसे आप नाम सुन रहे हैं सखी, ये हिंसा ग्रसित उन महिलाओं के लिए है जिनको तत्काल किसी भी प्रकार की आवश्यकता है। पहले महिला के साथ कोई हिंसा होती थी तो वो हॉस्पिटल जाती थी, ट्रीटमेंट करा के घर में बैठ जाती थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्भया केस के बाद ये सोचा गया कि ऐसी क्या योजना बनाई जाए जिसमें एक ही छत के नीचे महिला को वो सारी सुविधाएं मिले, जैसे उसे कोर्ट या विधिक सहायता के लिए वकील के पास है, या मेडिकल के लिए किसी हॉस्पिटल, या एफआईआर के लिए थाने, या काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर के पास, रेस्क्यू के लिए कहीं अलग, या हम कहाँ जाएं, ये सोचना पड़ता था। सरकार ने उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आगे बढ़ाते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की। सखी वन स्टॉप सेंटर में हम एक ही छत के नीचे महिला को विधिक सहायता, महिला को मेडिकल सहायता, निःशुल्क परामर्श, अल्पावास केंद्र भी बना हुआ है जहां महिला रह के अपनी कार्रवाई कर सकती है, पुलिस रिपोर्टिंग चौकी बनी हुई है जी। और ये सब एक ही छत के नीचे है और ये पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। महिला आके सखी के तौर पे एक बॉन्डिंग बना के हमसे अपनी बातों को कह सकती जी। अर्चना जी, यही चीज़ हम आपसे पूछने ही वाले थे कि जैसे कि हम वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में सुनते हैं, इन सेंटर्स के बारे में सुनते हैं, तो आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ मैम, जैसे कि हम जानते हैं वन स्टॉप सेंटर योजना की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि होता क्या है ना, पहले से ही हमारे पास पुलिस की सर्विस है या बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं की मदद करती हैं, बहुत सारी योजनाएँ हैं जो महिलाओं की मदद करती हैं। तो जब हम वन स्टॉप सेंटर योजना की बात करते हैं तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य मैम ये है कि जो हमारी, आपने कहा कि हमारे पास पुलिस भी है, हमारे पास मेडिकल भी है, हमारे पास ऐसे सारे विंग हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? वही होता है ना कि जब एक महिला के साथ मारपीट हुई तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में भी, जहां हम बहुत पढ़ लिख के अपने अधिकारों को जान रहे, समझ रहे हैं, लेकिन एक बार थाने में जाने पे थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उस पीड़ा को, उस दंश को समझती हैं। उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से उनको परफेक्ट किया गया है सरकार के माध्यम से
कि हम महिला पे कोई सवाल ना खड़ा जी। करें, और वो महिला बार बार कभी हॉस्पिटल जा रही, उसमें कहीं ना कहीं उसका पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि वो आर्थिक समस्या से भी जूझ रही होती बिल्कुल। है। और यहाँ पे रह के वो सिर्फ एक प्रार्थना पत्र देती है, या किसी के माध्यम से हमें सूचना मिलती है, या 181 वीमेन हेल्पलाइन हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पे महिला हमें कभी भी 24/7 वो संपर्क कर सकती है। फिर मैंने वही बताया कि एक ही छत के नीचे जी। उसको कानूनी सहायता, उसको पुलिस सहायता, उसको विधिक सहायता, उसको परामर्श, उसको अगर कहीं रहने की जगह नहीं है तो शेल्टर होम, उसका रेस्क्यू, एक ही टोल फ्री नंबर। और महिला कल्याण विभाग या अन्य विभागों की जो संचालित योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए लाभप्रद हैं, वो उस श्रेणी में आती हैं, उसकी पात्रता की श्रेणी में आती हैं। तो उन योजनाओं से जोड़ना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके साथ साथ जो एक हर महिला के लिए आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है कि वो स्वावलंबन से जुड़े, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए हम चाहे जल शिक्षण संस्थान से या यूपी एसडीएम से मिलके निरंतर कौशल विकास मिशन को सार्थक करते हैं, उनको किसी न किसी योजना से जोड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हम उनको लघु उद्योग या किसी भी ऐसी कंपनियां हैं जहां उनकी आवश्यकता है, उनसे बात करके हम उनको रोजगार और नौकरी से भी जोड़ते हैं। कहने का मैम आपका मतलब है कि एक महिला के सशक्तिकरण से संबंधित जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत उसको होती है वो आप इन सेंटर्स के थ्रू प्रोवाइड कराती है, चाहे वो सुरक्षा हो, स्वावलंबन का मैटर हो, या आगे अब जीवन कैसे व्यतीत होगा ये क्वेश्चन हो, इन सारे पहलुओं पर आप काम करते हैं। मैम जैसे कि नाम हम देख रहे हैं वन स्टॉप सेंटर योजना, तो अगर हम वन स्टॉप की बात करें तो ये नाम कहाँ से ड्राइव हुआ, किस तरह से ये नाम आया? ये नाम भारत सरकार द्वारा ही रखा गया है कि जहाँ पर हम कहते नहीं कि एक ही जगह पे हमें सब चीज़ें मिल रही, जैसे मॉल हो गए, वहाँ पे हम देख रहे हैं एक छत के नीचे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि एक ही छत के नीचे हम महिला को वो 7 तरह की सुविधाएं दे पा रहे हैं, जिसमें उसका रेस्क्यू, काउंसलिंग मैंने पहले भी रिपीट किया है, और उसके वन स्टॉप सेंटर के आगे लगा हुआ है शब्द सखी। सखी जी। और ये पूरे देश में संचालित योजना है। सखी मतलब किसी भी महिला को हम उनको विक्टिम नहीं बोलते हैं, हम उन्हें सर्वाइवर बोलते हैं, क्योंकि वो एक सर्वाइव करके आई हैं। और हम उनको उस सखी वन स्टॉप सेंटर पे, जो आपने पूछा इसका नाम कैसे, ये नाम यही है कि हमारी जो सखी है उसको कोई भी समस्या हो, बिल्कुल वो आके इस छत के नीचे अपना पूर्ण निवारण कर सकती है। और चीज़ें जो शायद उनके साथ उनकी ज़िंदगी में हो रही है, एक वो सखी के तौर पर हर चीज़ को डिस्कस कर सकती है। कभी कभी होता है कि हम अपनी चीज़ें अपने माता पिता को नहीं बता पाते हैं, सोचते हैं कि कैसे बताएंगे, हो सकता है वो परेशान हो जाए, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा जो उनका स्वभाव होता है कि इमोशनल अटैचमेंट उनका ज़्यादा होता है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर में जो हमारे काउंसलर रखे गए हैं वो ट्रॉमा काउंसलर हैं, और वो काउंसलर एक बॉन्डिंग अच्छी बनाती हैं कि महिला को ये विश्वास दिलाती हैं कि जिन चीज़ों पे सोसाइटी, आपका परिवार आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो हम मानते हैं कि हाँ आपके साथ हुआ है, और हम विश्वास करते हैं, और आपके साथ हम कदम से कदम मिला के खड़े हैं। तो महिला को कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलती है कि कोई एक सरकार की ऐसी पहल है, ऐसी संस्था है जो हमारे साथ रेस्क्यू से लेके और कोर्ट में क्या प्रोसीजर चल रहा है उस तक खड़ा हुआ है, और जिसका हमें कोई चार्ज नहीं है। तो जहां महिला एक कदम हिंसा बर्दाश्त करती रहती थी, पीछे कर लेती थी, लेकिन अब मुझे लगता है उसकी रिपोर्टिंग होने लगी है, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। हम सरकार को, सभी महिलाएं बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये योजना हमारे देश में आई। और बहुत बड़ी बात है, जो चीज़ें हम अपने समाज में लोगों से या अपने परिवार वालों से डिस्कस नहीं कर पाते, वो हम सबके लिए, सबके साथ ये चीज़ होती है कि हम जो हमारे अपने, जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ हम दिल खोल करके शेयर कर लेते हैं। और जब इस तरह की सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है कि सखी बन करके आप अपनी परेशानियों को किसी से बयां कर सकते हैं और उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो शायद कोई भी महिला जो किसी भी परेशानी से जूझ रही है वो बिल्कुल इन सेंटर्स तक जाएगी। मैं आपको एक केस भी मुझे याद आया, अभी हाल में ही है, करीब 5 दिन पहले का एक वो मामला था, जिसमें महिला ने मुझे अगस्त में उसकी एप्लीकेशन दी थी, पर किन्हीं कारणों से वो उसमें आगे बढ़ नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि
मेरे पति को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, मेरे ससुराल में पता चलेगा तो क्या होगा। और मामला बहुत देखा जाए तो गलती दोनों तरफ की है। जैसे हम लोग बहुत इमोशनल है और अटैचमेंट हो जाता है। महिला ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ शेयर की थी और उसके चलते उसको इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उसने पैसे भी दिए और उसका बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हुआ, वो मेंटली भी फिजिकली भी। और जब हमारे सेंटर पे आई तो 15 दिन हमारी काउंसलर ने उसकी एक एक दिन गैप करके फ़ोन से टेलीफोनिक काउंसलिंग की कि मैम आपको आगे बढ़ना चाहिए। और उसको बस यही था कि हमारी चीज़ों को गोपनीय रखा जाए। हाँ। हम किसी लीगल प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं। अगर चीज़ें हमारे घर में पता चला तो हमारा परिवार टूट जाएगा। एक महिला बहुत हद तक कोशिश करती है कि उसका परिवार ना टूटने पाए। कभी कभी ऐसी गलतियां पुरुषों से भी हो जाती हैं। हम यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बराबरी की बात करते हैं। लेकिन समाज शायद पुरुषों पे उस तरह की उंगलियां नहीं उठाता है, उस तरह के सवाल नहीं खड़ा करता है। और इस स्थिति में सखी वन स्टॉप सेंटर लखनऊ ने उसकी पूरी मदद की। सेकंड पार्टी को भी बुलाया गया, पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया और बुला के उसकी भी काउंसलिंग की गई। और उसने इंश्योर किया कि उसने लिखित दिया कि अब वो ऐसी घटना नहीं करेगा भविष्य में। चीज़ों को उसने डिलीट किया जो भी उसके पास ऐसी फ़ोटोज़ थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक महिला, जो हो सकता है कि अगर हम थोड़ी लापरवाही कर जाते या हम उस पर गौर नहीं करते तो स्थितियां बहुत ही विभत्स हो जाती, वो कोई घटना अंजाम दे देती। और ये चीज़ मैम बहुत बार होती, बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि घर में रह करके वो सिचुएशंस को झेल रहे हो तो उनको लगता है इसका कोई सल्यूशन नहीं मिलने वाला, और अगर मिलेगा भी तो शायद कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे कि मैम ने बताया कि अगर वन स्टॉप सेंटर की हम बात कर दे तो इन जगहों पर चीज़ों को, आपके आसपास को, आपके परिवार को ध्यान में रखते हुए सलूशन दिया जाता है ताकि चीज़ों को और ख़राब ना हो बल्कि बेहतर हो जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में हो रही है और हम सबको इनको समझने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों का सल्यूशन निकले, ना कि और चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं महिला सुरक्षा वन स्टॉप सेंटर योजना पर, बट फिलहाल अभी वक्त आ गया है कि हम बढ़ चले अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट हम हैं कुछ खास। लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। लेकिन इस निस्वार्थ सेवा के लिए हर कोई आगे बढ़ पाए ये ज़रूरी नहीं होता। और जो लोग आगे बढ़कर इस क्षेत्र को चुनते हैं वही बन जाते हैं आम से खास। आज हमें कुछ खास में ऐसी ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में भी। कई बार लोगों की उन्होंने मदद की है और वो मदद जो उनके जीवन में सबसे बड़े वरदान के रूप में साबित हुई है। आज हमारे साथ हमें कुछ खास में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समाज सेवी सुमन सिंह रावत जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, इससे पहले कि हम आपके सोशल वर्क के बारे में जानेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप वैसे करते क्या हैं और क्या कुछ खास बातें हैं आपके बारे में। ओके, सबसे पहले तो हमारे सभी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमन सिंह रावत है, जैसे कि आपने बता ही दिया है। और आपने मुझे कहा कि आप करते क्या हो। चूँकि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो एक सामाजिक प्राणी होता है, बाय बर्थ वो एक सामाजिक प्राणी होता है। तो सामाजिकता उसके अंदर होती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, पलता बढ़ता है, तो उसकी परवरिश और उसके संस्कार और उसकी नैतिक जिम्मेदारियां उसका परिवार सुनिश्चित करता है। और उसके सराउंडिंग जो माहौल होता है वो उसके अंदर, और वो उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करता है उन सारी चीज़ों को लेकर के। लाइक कैसे कि किसी का वो देख रहा है, मेरे मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी या कोई भी पारिवारिक जो सदस्य हैं वो बड़ा होता रहता है। लेकिन वो देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो सब कुछ एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस तरीके से बात करता है, या कौन किसकी मदद कर रहा है। तो शायद परिवार एक ऐसी पहली सीढ़ी, या माँ बाप या हमारे बुज़ुर्ग लोग घर के परिवार के ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर एक जिसको सीख कहते हैं, संस्कार कहते हैं, वो डालने की कोशिश करते हैं और बच्चा उन्हीं से सीखता है। लेकिन फिर मैं दोबारा वापस आ रही हूँ अपनी बात पे कि बाय बर्थ
इस धरती पे जितने भी लिविंग थिंग में जितने भी हमारे जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं, केवल इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिकता उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय बर्थ ही है। लेकिन मैंने अपना जो रास्ता पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मुझे लगता था कि नहीं, अगर कोई ज़रूरतमंद है किसी भी रूप में, उसकी छोटी या बड़ी मदद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर दिया जाए तो उसकी आफत को हम राहत में बदल सकते हैं। बहुत खूबसूरत। बस जब कुछ ऐसे छोटे मोटी मदद करते रहे, कुछ चीज़ों से मुझे लगा कि नहीं, हमने एक अपने आप में एक अच्छा काम किया कि उसकी मदद कर दी। तो डे बाय डे हमारा जो एक मतलब जिसको कहते हैं कि आत्मविश्वास भी बढ़ता गया अपने काम के प्रति, और विश्वास भी बढ़ता गया, और ये भी समझ में आया कि दूसरे की मदद करना प्राथमिकता में रखना चाहिए, जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज के दौर में आप किन किन क्षेत्रों में लोगों की मदद करें, कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं? जी, एक अकेले से कुछ नहीं होता, बिल्कुल, दो हाथों से कुछ नहीं होता, पर शुरुआत यहीं से होती है। और शुरुआत लेकिन यहीं से होती है। मेरा जवाब आप ही ने दे दिया, शुरुआत यहीं से होती है। हाँ। और आप ये मान करके चलिए कि आज की डेट में हमारे पास दो हाथ नहीं, हज़ारों हाथ ऐसे हैं कि जो हम लोगों के साथ है, और वो है मेरी टीम। ओके। और वो मेरी संस्था है जिसमें हम लोग हज़ारों वॉलंटियर्स के साथ इस समय समाज की सेवा में हम पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मान लीजिए कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हैं जिसकी ज़रूरत सर्व समाज को पड़ती है। वो हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के हो, सेल्फ डिफेंस को लेकर के हो, पर्यावरण को लेकर के हो, यातायात के ट्रैफिक रूल्स को लेकर के हो, यातायात के नियमों को लेकर के हो, जल बचाव को लेकर के हो, जिंदगी बचाव को लेकर के हो कि भाई सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग घायल हो जाते हैं इमीडिएट उनको, और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा को लेकर के हो। जब हम शिक्षित होते हैं तो शिक्षा एक ऐसा टूल है, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिंदगी का, जो सभी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली, आदमी इतना सक्षम हो जाता है अपने आप में, ऑटोमेटिकली हो जाता है उससे। तो बहुत सारे अवेयरनेस इस तरीके के हम लोगों के, जागरूकता कहते हैं। मैं राजा राम मोहन राय को फॉलो करती हूँ बचपन से ही, क्योंकि मैं उस समय सामाजिक चीज़ों में जब पढ़ती थी कि राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी हमारी, सती हो जाने की। आपने सुनी होगी वो कहानी कि जब किसी के पति जो हैं उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उनकी पत्नी को भी चिता में अपनी आहुति दे देनी होती थी। तो बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा कष्टकारी ये प्रथा थी। तो उस प्रथा को उन्होंने अपने विवेक से, अपनी मेहनत से, अपनी जागरूकता से ख़त्म किया। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं ज़िंदगी में जो कि लोग करते हैं। अगर हम उन अच्छे एग्जाम्पल को अगर फॉलो करते हैं तो शायद हम भी कुछ बेहतर प्रेरणा लेकर के हम भी शायद समाज को कुछ बेहतर करने की लाइन में खड़े हो जाए। हमारे सेगमेंट का वक्त हो चला है, तो चलते चलते अपार्ट फ्रॉम समाज सेवा, लोगों की मदद करना, ये तो बहुत खूबसूरत आपके अंदर विचार है और भाव है, लेकिन और कोई शौक जो आपको करना पसंद है? हाँ, शौक तो बहुत सारे हैं। जैसे कि? और जैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर किसी से उसकी प्रॉब्लम को सुनना बहुत अच्छा लगता है। बाथरूम सिंगर भी हैं। कुकिंग में मेरा परफेक्ट, मतलब मेरी चॉइस है कि मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है और खिलाना उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेहमान नवाजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैम चलते चलते कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप हमारे लिए? अब आप कह रही हैं तो चलिए। एक्चुअली जो हम आज यहाँ बैठे हैं अपने उन टीम के कारण, उन दोस्तों के कारण आपके सामने हैं और आपके सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो उन्हीं दोस्तों के लिए मैं दो लाइन में गा देते हैं, गुनगुना देते हैं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों,
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। सर मैम बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपकी आवाज़ है और बहुत शुक्रिया हमारे इस सेगमेंट में आज हमसे जुड़ने थैंक यू सो मच बेटा, मुझे बुलाने के लिए मेरा परम सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरी टीम को। तो समर्पण का ये जो भाव जो सुमन सिंह रावत जी के मन में जगा था अपनी दोस्त की मदद करने से लेकर आज हजारों लाखों लोगों तक वो मदद पहुंचा रही हैं। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं हर वो व्यक्ति जिसे मदद की ज़रूरत है उन तक ये मदद पहुंचाई जा सके। उम्मीद करते हैं ये सकारात्मक और प्रेरणादायक शख्सियत से मिलकर आपको अपने जीवन में प्रेरणा ज़रूर मिलेगी और आप भी लोगों की मदद करने की तरफ अपना हाथ और कदम दोनों बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे अपने सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। और इसी के साथ जो हमारी आज की चर्चा है घर परिवार की, जिसमें हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, मैम इस पर वापस आते हैं। एक चीज़ जो हर एक महिला के साथ होती है मैम, कि अगर कोई परेशानी है उनको और वो डिस्कस भी करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि इसका सलूशन निकले, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ उनके जहन में होती है कि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहे और शायद इस डर से वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। उनको ये लगता है कि हम अगर किसी से भी शेयर करेंगे तो वो बात समाज में या गलत तरह से घर परिवार में फैल जाएगी। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा भी कोई सलूशन है कि अगर किसी महिला को कोई दिक्कत है तो चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रख करके किसी और तक वो खबर ना पहुँचे, उसका सलूशन दिया जाता है? बिल्कुल, देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि जितने भी टोल फ्री नंबर हैं वो उनका ये है कि हमारे पास कॉलर कौन है, हमें सूचना कौन दे रहा है। कभी कभी होता है कि हम हैं वो तो एक अलग चीज़ है, हमारे पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है लेकिन हम इसलिए कॉल नहीं करते, कहीं सूचना नहीं देते हैं कि कौन कानूनी लफड़े में पड़ेगा, कल को कुछ हुआ तो हम फंस जाएंगे, लोग कहेंगे कि आपने सूचना दी। लेकिन जितने भी टोल फ्री नंबर सरकार द्वारा संचालित हैं, चाहे वो 181 हो, 1090 हो या 112 तो नहीं कह सकते क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज, 181 पे हम बिल्कुल श्योर हैं कि आपकी जो भी सूचना है वो पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। इसी तरह सखी वन स्टॉप सेंटर में जो भी सूचनाएं आती हैं, अगर महिला कहती है कि मैडम इसमें हमारे परिवार को भी सूचित ना किया जाए जी। और ये सिर्फ हम तक रखें, क्योंकि वो बालिग महिला है और ये निर्णय उसका है और हम उसकी इन चीज़ों का, इन भावनाओं का बहुत कद्र करते हैं और पूरी कोशिश 100% हमारी रहती है कि उसकी चीज़ें पूरी गोपनीय रहे, कहीं बाहर ना जाए। इवन हम लोग भी जो केसेस डिस्कस करते हैं वो वहीं टेबल पे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद बाहर कोई भी बात नहीं की जाती, क्योंकि एक महिला बहुत ही विश्वास के साथ हमारे पास आती है और हम सब का एक सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए, साथ में ये हमारा कानूनी दायित्व भी है कि हम उसके इस केस को और उसकी भावनाओं को, उसकी बातों को पूर्णतया गोपनीय रखें। जो प्रॉमिस हम करते हैं उस प्रॉमिस में हम 100% खरे रहें। जी, और ये शायद हर एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं तो हर किसी को ये विश्वास होता है कि वो चीज़ और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जिस कानों तक हम कह रहे हैं या सुनी जा रही बस वहीं पर बात ख़त्म होगी। मैम एक और चीज़, आप बहुत अरसे से इन सेंटर से जुड़ी हो, जहाँ तक मुझे पता है कि जब से ये सेंटर बने हैं तब से ही आप जुड़ी हुई हैं इन सेंटर से, तो हम आपसे जानना चाहेंगे किन किन तरह के जो केसेस हैं वो अमूमन आपके पास आते हैं। मतलब हम इसको शॉर्ट में अगर कहें तो महिलाओं के साथ किस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं जिससे वो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और सेंटर्स पर आ रही हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हमने करीब 11,000 केसेस पे काम किया है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो 7,500 8,000 केसेस ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, घरेलू हिंसा का शिकार, जिसमें ये तो हमारे पास 2016 से अभी तक की रिपोर्टिंग है। और ऐसे ही पुलिस में जाते हैं, फैमिली काउंसलिंग सेंटर हैं, ऐसे बहुत सारे फोरम बने हैं जहाँ पे जाते हैं। मैं सिर्फ लखनऊ वन स्टॉप सेंटर का आंकड़ा आपसे शेयर कर रही हूँ। और तो हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे परिवारों में
हम कभी कभी ना चाहते हुए भी हिंसा कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता है। इसी तरह इस समय हमारे पास साइबर सेल के बहुत मामले आ रहे हैं। फिर वो स्थितियां होती हैं कि बातचीत शुरू हो जाती है, मिलना शुरू हो जाता है। कई बार लड़कियां होती हैं कि कम उम्र में नादानी बस वो समझ नहीं पा रही हैं चीज़ों को। 14 साल 15 साल की बच्चियां हैं, वो घर से निकल जा रही हैं, उनको कोई स्टेशन बुला रहा, कहीं मिलने के लिए बुला रहा है। तो इस तरीके से भी हम साथ में हमारी जो भी दर्शक हैं, सखियाँ, उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम बच्चों का भी ध्यान दें, और उनको ध्यान देने के साथ हम उनको रोके नहीं बल्कि उनको समझाएं कि क्या गलत है आजकल, कैसे गलत प्रभाव पड़ रहा है, कैसे बच्चों के कोमल दिमाग पे असर कर जा रहा है चीज़ें, उनको लोग बहला फुसला के कुछ और करा ले रहे हैं। जैसे कोविड में हमारे पास बहुत सारे केसेस है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास के दौरान गेम खेलने लगते थे, और गेम में ऐसे बहुत सारे अराजक तत्व टाइप के, जिनको हम कह सकते हैं कि दिमागी रूप से बीमार लोग जुड़ जा रहे हैं, और वो बच्चों का बहुत ही गलत प्रयोग कर रहे हैं। उनको गलत तरीके से गेम खेलना, चोरी करना और बहुत सारी चीज़ें, और खासकर बच्चियों को वो दूसरी दिशा में भ्रमित कर रहे हैं, है ना। उनको ये दिखा रहे नहीं कि तुम्हें इंडस्ट्री में काम दिलाएंगे, ये करेंगे, और बच्चे अपनी पढ़ाई को फोकस ना करके इन गलत चीज़ों से जुड़ जा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम एक माँ, एक बहन और जो रिश्ते भी हैं हमारे बच्चों के साथ, उनके साथ ये कोशिश करें कि हम उनको प्यार से उनको समझा के कि इसका दुरुपयोग क्या हो रहा है, दुष्प्रयोग उनके मस्तिष्क पे क्या असर डाल रहा है। तो इस तरह के केसेस हमारे पास बच्चों को लेके भी आते हैं, और खासकर जितने साइबर सेल के आ रहे हैं उसमें बच्चों के ही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जी, और ये अमूमन देखा जाता है कि जब सोशल साइट्स का लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लगता है ये उनके एंटरटेनमेंट के लिए है, बहुत फन लविंग चीज़ है, लेकिन उसका भी कितना भयावह रूप हो सकता है वो मैम ने शायद अभी आपको बता ही दिया। और ये बहुत बार देखने में आता है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी यंगस्टर्स की एक्टिविटी, खासकर लड़कियों की, जो हमें लगता है कि ये पोस्ट करना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो किस हद तक हानिकारक किसी के लिए भी हो सकती है, वो शायद हर एक व्यक्ति को, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, सबको समझना बेहद ज़रूरी है। तो दर्शकों, ये जो हमारी आज की चर्चा है महिला सुरक्षा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं वन स्टॉप सेंटर योजना को लेकर के, इसको हम ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है कि हम बढ़ें अगले सेगमेंट की ओर। हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी आप शायद जानते भी हो उनमें से, लेकिन घर परिवार का मकसद ये भी होता है कि कुछ ऐसी योजना आप तक पहुंचाई जाए जो खुद के लिए तो महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण का काम कर रही है, और हम देख करके भी उनको बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, संगठन में शक्ति। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं जो अलग अलग नामों से प्रचलित हैं, और आज हमारे साथ एकता महिला समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि एक स्वयं सहायता समूह है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ परिवर्तन हुआ है उनके जीवन में इस योजना के अंतर्गत। नमस्कार, आपका सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता है मैम, मैं एकता महिला स्वयं सहायता से बोल रही हूँ। एकता महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये समूह क्या है और क्या कुछ सुविधा आप इससे ले पा रही हैं। मैम, हमने लोन लिया है 15,000 रुपये, और बकरी भी पाली है, हमें लाभ मिला है और हमने अदा भी कर दिया है। आपने स्वयं सहायता समूह के बारे में कैसे आपको पता चला? मैम, यहाँ लोग आई थी और उसने हम लोगों से मतलब कहा कि आप लोग इसमें शामिल होइए तो फ़ायदा मिलेगा। बकरी पालन के थ्रू सुनीता जी की ज़िंदगी में बदलाव आया, और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो लोन सुविधा का लाभ ले रही हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं। आइए ऐसी ही एक और महिला से हम मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हेलो, हमारा नाम रेखा है मैम, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, एकता समूह से जुड़ी हूँ। मैंने 15,000 रुपये का लोन लिया था। आपने किस कार्य के लिए? मैंने 15,000 रुपये का लोन लिया था। मेरी पान की दुकान है चौराहे पे,
मैं उससे बहुत मुझे फ़ायदा होता है। मैं उस धीरे धीरे करके लोन अदा कर रही हूँ। जब अदा हो जाएगा तो मैं इससे ज़्यादा लेकर उसकी दुकान की अपनी बड़ी दुकान करके मैं उसको और आगे बढ़ाऊँगी। 15,000 का लोन लेने के बाद आपने अपनी दुकान में उस पैसे को लगाया, तो आपकी दुकान में बरकत हुई, आपके व्यवसाय में बरकत हुई। तो और क्या कुछ आप अपने घर में आर्थिक सहायता प्रदान कर पा रही है? कैसे आपके जीवन को ये बेहतर बना रहा है? ये बेहतर बना रहा है मेरा। मैं जो दुकान से जो मतलब पैसा होता है उससे हमारा घर बार हर तरीके से अच्छा चलता है। इस वजह से अगर मैं ये लोन अदा कर दूंगी तो इससे अगर मैं बड़ा लोन लूँगी तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। इस सुविधा का लाभ मिल गया तो क्या कुछ बदलाव आप महसूस कर पाते? बहुत आसानी से ये लोन सुविधा मिल जाती है। हमें सब सखियों से यही गुजारिश है कि सब लोग ले करके आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ सकते हैं। अगर आज कम से शुरुआत करेंगे तो आगे जा कर के बहुत ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो देखा आपने कैसे उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन योजना से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज हम मौजूद थे बीकेटी के महिगवा गांव में, जहां हमने बात की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला सुनीता जी और रेखा जी से, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा का लाभ उठाया और अपने जीवन को और बेहतर बना रही हैं। अपने व्यवसाय में उस पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार में आर्थिक योगदान दे पा रही हैं। अब अगले अंक में हम इस योजना में किसी और गांव, कुछ और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे इस योजना ने और इससे हो रहे आर्थिक लाभ ने उनके जीवन को और बेहतर बनाया है, उन महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया है और कैसे उनके रूप को सशक्त रूप के रूप में चेंज कर रही हैं। तो बस इस अंक के साथ बने रहिए, आगे हम और महिलाएं और गाँव से आपको जोड़ते रहेंगे। और इस सेगमेंट के बाद मैम फिर से हम हमारी चर्चा पर, जो घर परिवार की चर्चा, उस पर वापस आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, लेकिन मैम बहुत बार परिवार में ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर महिलाओं को ये समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ वायलेंस हो भी रहा है। मतलब नादानीवश बहुत सारे साल बीतते गए, चीज़ें चलती रहीं और लगा कि चलो ठीक है हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते, लेकिन बहुत वक्त के बाद लग रहा है कि हाँ अब वो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली जा रही हैं। कहते हैं ना, वायलेंस का रूप भी मॉडर्न हो चुका है या बदल चुका है। तो इसको महिलाएं जो हैं वो कैसे समझें, और अगर सेंटर्स पर शेयर करना चाहते हैं, इसका सोल्यूशन चाहती हैं, तो कैसे चाहें? सेंटर पे अगर वो आती हैं तो भी केस देखे जाएंगे। हमें मेल करती हैं तो भी हम चेक करते हैं अपनी मेल, और 181 टोल फ्री नंबर है, उससे भी वो हमसे संपर्क कर सकती है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो वायलेंस है वो नया रूप ले रहा है, तो हम इसमें, क्योंकि जब एक बच्ची होती है और उसकी हम परवरिश करते हैं, तो एक माँ हो या पिता हो या कोई भी, उस बच्ची को पूरी फैमिली परफेक्ट बनाने की कोशिश करने लगता है कि बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। एक्चुअली हम परवरिश ही ऐसे ही शुरू करते हैं। बेटी है तो उसकी पिंक ड्रेसेस हो, पिंक में बहुत सुंदर लगेगी। हम सुंदरता उसके सामने और परफेक्शन इतना ज़्यादा ले आके दे देते हैं कि वो उसके आगे शायद कुछ और सोचती नहीं है। अब जैसे हम अभी देख लें, बात करते हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि रिश्ता इतनी जल्दी टूट क्यों रहा है इस समय में। अगर हम बात करें कि पहले लोग, शादी होती थी, माता पिता ने शादी की और लंबा रिश्ता चल रहा है, समाज के लोग उससे जुड़े होते थे, बातचीत। पहली बात तो हम देख रहे हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कमी आ रही है। जो समय हमें अपने परिवार को देना चाहिए वो समय हम अपने फ़ोन को दे रहे हैं हम जी। पहले हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब साथ में खाना खाते थे, अब हम अपने कमरे में ही कोशिश करते हैं कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, या टिफ़िन पैक किया चले गए। वो परिवार को समय नहीं देना चाहते। रही एक महिला की बात, पहले हम देखते थे कि हमें एक साथी चाहिए जो हमारा घर अच्छे से देखे और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से देखें। पर अब क्या हो गया है ना कि एक हमें प्रोफेशनल पार्टनर चाहिए। साथी तो चाहिए पर वो प्रोफेशनल होना चाहिए, वो जॉब भी करे, वो परिवार भी देखे, वो हमारे रिश्तों को भी देखे, वो घर परिवार को भी देखे, हमारे माता पिता को भी देखे, और अच्छी कमाना उसका ज़रूरी है। महंगाई आ गई है, और बच्चों को भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो बड़ा करे। तो मुझे लगता है जब पहले महिलाएं सिर्फ घर देखती थी, परिवार देखती थी, अब उनको कमाना भी है,
उनको चीज़ें करनी भी है, उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ समय बाद वो इतना बोझ हो जाता है। पहले तो हर महिला कोशिश करती है उसका परिवार ना टूटे, वो एकदम परफेक्ट जो हम बिल्कुल। पैदा होने से लेके अभी तक सीख के आए, हाँ। नहीं हम कर लेंगे, नहीं हम कर लेंगे और ये मेरा काम है। लेकिन कुछ समय बाद वो चाहे आप कह दीजिए उसको बीमारी के तौर पे परेशान हो जाती और अपनी चीज़ें वो किसी से कह भी नहीं पाती है और फिर उसमें चिड़चिड़ापन, बहुत सारी बीमारियां हाँ। और ससुराल के या घर परिवार के लोगों की अपेक्षाएं भी उससे बढ़ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हर एक महिला को बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अच्छा बने, हम अच्छे बनने की कोशिश करें, हम एक इंसान अच्छा बनने की कोशिश करें, हम महिला और पुरुष अच्छा बनने की कोशिश ना करें और ना ही हम किसी से ये बराबरी करें, नहीं मैं ये कर सकती हूँ, हम अपनी कैपेसिटी को आंकें। बिल्कुल। और जब भी बात महिला सशक्तिकरण को लेकर के होती है, जब हम महिलाओं के मुद्दे आप तक लेकर आते हैं तो मकसद ये नहीं होता है कि महिलाओं को हमें पुरुषों की तरह बनाना है या उनसे उनको आगे लेके जाना है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, महिलाओं के अलग अपने रास्ते हैं, पुरुषों के अपने रास्ते, सबको अपने अपने रास्ते चलना है अपने तरीके से, अपने मान सम्मान के साथ, ताकि चीज़ें जो है वो आगे जाकर के कभी भी खराब ना हो। और जैसे कि मैम ने कहा परफेक्शन का ढांचा, तो ऑब्वियसली जब लड़कियों की बात आती, महिलाओं की बात आती है, उनकी आदत होती है कि वो अपने आप को परफेक्शन के ढांचे में डालने की कोशिश करती हैं और इस वजह से बहुत बार ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं मैम वक्त बदल चुका है। जैसे पहले की आपने बात की, पहले क्या हुआ करता था कि महिलाओं की जिम्मेदारी थी घर संभालना, पुरुष जाते थे बाहर काम करने। लेकिन अब जिस तरह से महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न संस्थानों में काम कर रही हैं, आगे बढ़कर आ रही, तो चीज़ें कुछ तो घर में बदलेंगी ही बदलेंगी। तो उसको हर एक व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। मैम एक और चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम महिलाओं के केसेस की बात करते हैं तो शायद आपके पास भी इस तरह के केसेस आते हों, जब वन स्टॉप सेंटर पर ऑब्वियसली कि बहुत बार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि एक महिला जो है वो ही दूसरी महिला की परेशानी का सबब है। एक बार पुरुष को तो समझाया जा सकता, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है तो भाई वाइफ ने किसी तरह अपने हस्बैंड को समझा लिया, लेकिन जो और महिलाएं आसपास हैं, समाज में हैं, परिवार में हैं, वो भी परेशानी का सबब दूसरी महिला के लिए बन जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर और आज के समाज में एक महिला को दूसरी महिला को समझना बेहद ज़रूरी है, और अगर ऐसा कर लें तो बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं समाज में महिलाओं को लेकर के, उनको हम बहुत हद तक कम कर लेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि देखिए महिला की हितैषी नहीं बन रही है, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हमारी जो परवरिश समाज में हुई है वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक रही है और पावर चला है हमेशा, कि पावर जिसके पास है वो महिला हो या पुरुष हो, उसी की चाहे परिवार हो या समाज में हो चलती है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे एक बहू आती है तो पावर ट्रांसफ़र हुई उसके सास से दूसरी सास पे, तो वो सोचती है कि मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा किया तो अब हम ऐसा करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, पितृसत्ता एक विचार है, वो महिला और पुरुष किसी के अंदर भी हो सकता है। बस ये देखना है कि हमारी परवरिश किस तरह हो रही है। देखिए कोई भी महिला हो, चाहे वो मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरी माँ हो, और हमारे साथ में हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं और हमारा पति है, हम सबको एक दूसरे को ये समझने की ज़रूरत है कि हम बराबर हैं। हमें बराबर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बराबर जीवन जीने का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार बराबर है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। तो इस समय ये समझने की, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हम जो है नहीं मेरे पास पावर है, नहीं हमें अभी बोलना है। और ख़ासकर हम अपनी जो महिलाएं हैं, जो सखियां हैं, उनसे ये बहुत कहना चाहेंगे कि हम अगर एक कड़ी से कड़ी जोड़ लें तो शायद हमें हिलाने वाला बहुत ही रेयर होगा, है ना। हम एक दूसरे को जज ना करें कि अरे वो आ रही हैं, उनमें ही कोई प्रॉब्लम होगी, सही बात, ज़रूरी नहीं है उनमें प्रॉब्लम हो। हम हर एक महिला, उस महिला की परेशानी को समझने की कोशिश करें, उसको जज ना करें, उसको पूरा जान ले, उसको समझ ले। हो सकता है कि हम सहेलियां ही बैठ के उसकी समस्या का समाधान कर दें। कई बार होता है कि हमारी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती,
पर हमें सुनने और समझने वाला कोई नहीं होता सही है। बात। तो हम सारी महिलाएं एक दूसरे के साथ एकजुट हों और समस्या का समाधान करें। बहुत सही बात कही मैम ने। और जिस तरह से हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, हम नेटवर्क के माहौल में आ चुके हैं, हम सोशल साइट्स के माहौल में आ चुके हैं, ऐसे समय में और ऐसे समाज में आजकल वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं जहाँ पर हमें कोई इंसान चाहिए हो हमको खुद को सुनने के लिए और वो सामने वाला भी रेडी हो कि हाँ बैठ के सुन ले। अगर इतनी ही सी चीज़ें अगर कर ली जाएँ परिवार में और आसपास के एरिया में या कहें समाज में, तो बहुत हद तक हम बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो ये जो हमारी आज की चर्चा है घर परिवार की, जिसमें हम महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल आगे वक्त आ गया है कि हम बढ़ चले नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं किन्हीं टिप्स पर। और वो टिप्स आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके किचन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी परेशानियाँ उनको हम दूर कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का अगला सेगमेंट, टिप्स। और इस पर हम जो बातचीत करने वाले हैं वो महिलाओं से संबंधित है। हम सब जानते हैं महिलाओं पर बातचीत करें, और महिलाएं ऐसी शख्सियत हैं जो दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। वो पूरे परिवार को संवारती हैं, पूरा घर बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो अपने आप की जो डिटोरेशन है उसको करते जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि अपने खान पान का जो महिलाएँ हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। पूरे घर का खाना बनाती हैं वो, लेकिन अगर बात पड़े या मौका पड़े तो बासी खाने से पीछे नहीं हटती, या उनको लगता है कि अगर आज खाना नहीं बना तो जो घर में पड़ा हुआ चलो वही खा लेते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान का ध्यान रखें। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने तनाव का मैनेजमेंट करें। वो आपको खुद सोचना है कि आप किस तरह से अपने आप को तनाव मुक्त रखेंगी। उसके लिए आप चाहे कुछ अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने बच्चों को अपना ज़रिया बना सकते हैं, या वो चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपको करना पसंद हो। तीसरी चीज़, अपने वज़न पर ध्यान दें, क्योंकि जब 1000 जिम्मेदारियां आपके सर पर होंगी तो बहुत बार ये होता है कि आप खुद पर ध्यान देना भूल जाती हैं। तो आपको अगर लग रहा है कुछ शरीर में बदलाव हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। जो भी आपको सही लगे उस तरह से आप अपने वज़न को कम करें, बैलेंस करके उसको चलें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिरी जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि 1000 जिम्मेदारियों के बीच जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, पर्याप्त नींद लेना, वो शायद महिलाओं को बिल्कुल नहीं लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब मौका लगेगा तब सो जाएंगे, या रात में बहुत देर तक काम करेंगे, सुबह काम है तो बहुत जल्दी उठ जाएंगे। इन सब वजहों से जो नींद का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा उनका ख़राब हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं, अगर महिलाएं इन पर ध्यान दें तो बहुत हद तक जो ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियां हैं, चाहे वो उनकी हेल्थ रिलेटेड हों या उनके डिप्रेशन से रिलेटेड हों, उनको कम कर सकती हैं। और इसी के साथ अर्चना जी हमारे साथ हैं, और मैम फिर से हम आपके पास वापस आएंगे। और एक आप इसको पर्सनल क्वेश्चन समझ सकती हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतने अरसे से इस सेंटर से जुड़ी हैं, वन स्टॉप सेंटर से आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि आपने बताया कि बातों का सल्यूशन या परेशानियों का सलूशन सिर्फ बातों से निकल जाए तो ये ऐसे ही नहीं होता है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब से ये सेंटर बना तब से आप इससे जुड़ी हैं, तो आपको महिलाओं की मदद का ये जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलता है? सबसे पहली बात मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब हम शादी कर लेते हैं, एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसको लगता है कि अब वो उसकी ज़िंदगी सिर्फ घर परिवार के साथ है और बाकी कुछ नहीं है। उसका क्या मन है, वो क्या करना चाहती थी जी। उसने अपने लिए क्या सोचा था, क्योंकि देखिए एक नौकरी नहीं होती है, एक महिला की इच्छा होती है, एक महिला अपना सपना जीती है उस नौकरी में। इसी तरह हमारे साथ रहा कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत कम उम्र में हुई थी। मैंने अपने शादी के बाद अपनी पूरी पढ़ाई की और मैं आज यहाँ वन स्टॉप सेंटर में काम कर रही हूँ। बहुत महिलाओं के साथ जुड़ी, महिलाओं को हर दिन देखती हूँ और उनमें हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। हर महिला की समस्या के साथ, उसके समाधान के साथ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है और वही मेरे लिए एक नया मोटिवेशन बनता है और मुझे दूसरे दिन काम करने के लिए
वो और अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है। और हमारे देश में अगर देखें तो इतनी कर्मठ महिलाओं का ये देश रहा है, जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि हम उसका 10% अगर खुद में कर ले जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी हमारी वित्त मंत्री जी देख लीजिए, पूरे देश की कमांड अर्थव्यवस्था उनके हाथ में और इतने अच्छी तरीके से चला रही हैं। तो मैं हर एक महिला को एक संदेश ये देना चाहूँगी कि हम ये सोचें कि हमें क्या करना है, हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और कहीं भी शादी या परिवार वो एक रुकावट नहीं होती है, वो हमें और मजबूती देता है। पहले हम अकेले थे, आज हमारा परिवार हमारे साथ में है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो हर महिला को अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए। लेकिन मैम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हम लोग हर बार इस तरह के डिस्कशन करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सशक्तिकरण पर बात करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स पर बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आती है जो महिलाओं की तरफ से भी एक कमी के तौर पे देखी जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं खुद भी जो उनके अधिकार हैं, जो सरकार की तरफ से उनको दिए गए हैं, या उनके जो नैतिक भी अधिकार हैं, घरों में जो चीज़ें उनको करनी चाहिए, वो उनको भी अवॉइड करती हैं। कहते हैं ना कि अपने अधिकारों को, अपनी शक्ति को समझना ही भूल जाती हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि समाज की बहुत सारी परेशानियां तब भी ख़त्म की जा सकती, कम की जा सकती हैं, जब महिलाएं खुद के अधिकारों को, खुद की शक्तियों को समझना शुरू करें? देखिए, सरकार इसमें बहुत अच्छी पहल कर रही है कि आपने देखा मिशन शक्ति शुरू हुआ, मिशन शक्ति कार्यक्रम, वो चाहे पुलिस के माध्यम से है या महिला कल्याण विभाग के माध्यम से है। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के कानून क्या हैं, उनको हम हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है उनके अधिकार, उनको ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि वो कैसे इन चीज़ों को जान के, समझ के अगर अपनी हिंसा को परखें। कई बार क्या होता है कि महिला सोचती है यार एक थप्पड़ तो पड़ा और ये तो मेरी माँ के साथ भी हुआ था, मेरी दादी के साथ भी, और मुझे अपना परिवार बचाना है। देखिए, परिवार बचाना सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं होती है, परिवार बचाना उसके पति की, उसके ससुराल वालों की, उसके मायके, सबकी एक जिम्मेदारी निर्धारित होती है। तो महिला सिर्फ परिवार बचाने के चक्कर में वो कभी कभी इतना ज़्यादा हिंसा की शिकार हो जाती है कि हमने देखा है वो बर्दाश्त करती रहती है और किसी फोरम पे नहीं जाती। इवन वो अपने माता पिता को नहीं बताती है। माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटा अब तो शादी करके गई हो, अर्थी वहीं से निकलना है। तो जो डावरी टू डेथ के केसेस देखने को मिलते हैं, या शादी के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हिंसा के कारण हुआ, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। हम अपनी बेटियों को ये जरूर बताएं और ये माँ बाप उनकी अपब्रिंगिंग में लेके आए कि जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे वो बोलना सीखें, आवाज़ उठाना सीखें। देखिए, हर समस्या का समाधान नहीं है कि हम वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जाएं, लेकिन समस्या का समाधान है कि हम कहीं रिपोर्टिंग करें, हम उसकी काउंसलिंग कराएं, हम उसकी बातचीत करें। हो सकता है काउंसलिंग से उसका समाधान निकल आए। जी, और जब परिवार बचाने के टर्म की बात आती है तो परिवार का मतलब सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष नहीं है। इसका मतलब परिवार जिसमें बहुत सारे लोग हैं और जो हेड मोस्ट हैं वो महिला पुरुष हैं। तो जब बचाने की बात आएगी तो बिल्कुल दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। मैम, आप कोई संदेश हमारे दर्शक जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनको देना चाहें? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हो रही है तो हम चुप ना बैठें, हम 181 नंबर डायल करें और ये ना डरें कि हमारी बात कहीं लीगल रूप से ये ना हो हम फंस जाएं। आपकी चीज़ों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। आपके आसपास कोई भी हिंसा हो रही है तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ अर्चना सिंह जी, मैनेजर वन स्टॉप सेंटर लखनऊ की। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस योजना से संबंधित और महिला सशक्तिकरण से संबंधित इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों, चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे, जब बात महिलाओं की आती है तो बात देश की आधी आबादी की आती है, और इसकी सुरक्षा की जब बात आती तो ये जिम्मा सिर्फ प्रशासन का या महिलाओं का नहीं है। ये जिम्मा जो है वो देश के हर एक नागरिक का है जो साथ में महिलाओं के रह रहे हैं, और तभी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित होंगी और सुरक्षित खुद को महसूस भी करेंगी। और इसी के साथ अब आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ घर परिवार के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।